चलो, तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है। और ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, आयंस, सॉल्ट्स, जो बोल सकते हो आप बोल लो। ठीक है, इन दी बॉडी। ठीक। फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि हम क्यों ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और क्यों एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो रहता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं। तो बता बेटा कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये क्यों बनता है, ये मैं डिस्कस किया हूँ क्या पहले? बोलिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले क्लासेस में। बोलो आप नहीं आए होगे। आप बताओ बेटा, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? देखो, हमारी जो बॉडी है, हम तीन टाइप का फूड लेते हैं। तीन मेजर फॉर्म ऑफ फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। इसमें से जो दो होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये मेनली जो रहता है वो फॉर एनर्जी, है ना, एनर्जी के लिए होता है। मतलब इससे हमको एनर्जी मिलती है, और जिससे हमको एनर्जी मिलती है हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है, इससे हम प्राइमरीली अगर देखें तो उससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। चालू है ना ये? है ना? उससे हम एनर्जी निकालते हैं। और अगर हमारे पास ये ज़्यादा है तो हम अपनी बॉडी में उसको स्टोर भी करते हैं। ठीक है। फिर प्रोटीन का जो रोल होता है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में होता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में होता है। जैसे बताइए, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जैसे एंजाइम बनाने में यूज़ होगा। और आपको मालूम है कि हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंजाइम की ज़रूरत होती है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब साइकिल हो, मतलब इवन ग्लूकोज को ब्रेक करके अगर एनर्जी बनाना है तो भी हमको एंजाइम की ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है। फूड को डाइजेस्ट करना होगा तो भी हमको एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिससे हमारी बॉडी के सेल्स अपने आप को जिंदा रखते हैं, वो सारे काम के लिए एंजाइम्स की यूज़ होता है। और एंजाइम इज़ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड की चेन को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक। तो इसलिए हम प्रोटीन खाते हैं, और हमारी बॉडी जो भी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं उससे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं तो पहले उसको तोड़ेगा, पूरे एक एक अमीनो एसिड को अलग करेगा, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। देन एब्जॉर्ब होगा अमीनो एसिड्स, फिर वो अलग अलग अमीनो एसिड्स को जोड़ करके अलग अलग टाइप के प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है। तो मे बी वो एंजाइम बना सकता है, मे बी हॉर्मोन्स बना सकता है। ठीक है। तो वो हॉर्मोन्स भी बना सकता है, हमारी बॉडी हॉर्मोन्स भी बना सकता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बना सकता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन समझते हैं ना आप लोग? भाई ये हेयर क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। स्किन, ये नाखून, ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मसल क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। समझ आ रहा बात? ये सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, सेल बनाने में यूज होगा, तभी तो सेल डिवाइड होगा। बिना प्रोटीन के एक से दो सेल नहीं बन सकता। तो कुल मिला करके बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं ना, बिल्डिंग ऑफ बॉडी में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। ठीक। इसलिए प्रोटीन हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, है ना? हम इसको स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ए बेटा इतना ध्यान दो, लिखा पढ़ी बाद में करना। तो हम प्रोटीन जो लेते हैं उसको हम स्टोर नहीं करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जो ह्यूमन है उसकी अगर हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई
आपका वेट कितना है? 85? भाई थोड़ा टिप्स टिप्स दो मेरे को भी। है? अच्छा अच्छा। हाँ, तो 85 है, तो भैया इसको पर डे 85 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके हिसाब से एक दिन में 85, वैसे कोई हर कोई लेता नहीं होता, सब कार्बोहाइड्रेट ही ठूसते रहते हैं या फैट लेते हैं। तो 85 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। अब 85 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नॉनवेज खाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो, तब उसको उतना प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 17, 17 दूनी 34, 340 ग्राम मसल अगर कोई इनटेक करेगा तब जा करके उतना, समझ रहे? आधा किलो चिकन हो गया तो। ठीक है, समझ आ रहा है? एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो भैया कितना हो जाएगा? 12, 14, 15 अंडे खाना पड़ जाएगा। उतना हर कोई नहीं करता है, इसीलिए हर किसी के बॉडी में प्रोटीन की लैकिंग होती ही है ज़्यादातर लोगों में। ठीक है, लेकिन अगर भैया अभी 85 के बजाय 100 ग्राम खा लिया तो सर बॉडी बनेगा जल्दी से? है नहीं। तो आप जो एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक किए हो वो आपके बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। जितनी ज़रूरत है बॉडी उसको यूज़ कर लेगी। रिपेयर मैकेनिज्म में भी यूज़ होता है प्रोटीन, मालूम है? जैसे कहीं टूट फूट हो गया है, मसल टूट गया है, या कोई कहीं लग गया है, इंजरी है, स्ट्रेस है, उसमें भी प्रोटीन यूज़ होता है। इवन हमारे इम्यूनिटी के लिए भी प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। समझ आ रहा बात? तो उसके लिए तो ढेर सारा एंटीबॉडी के लिए ढेर सारा प्रोटीन चाहिए होता है ना? ठीक है, गिलोय हम खाते हैं, बट बताया होगा मैं आपको, गिलोय इज अ सिर्फ इम्यूनोमोड्यूलेटर, वो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। समझ आ रहा बात? वो पार्ट नहीं है उसका, उसको बढ़ाने में कहाँ हेल्प करेगा, लेकिन बढ़ेगा तभी जब प्रोटीन होगा। तो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होता है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है ये रिमूव होता है, ये बॉडी से रिमूव होता है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है प्रोटीन वो एक्चुअल में किस फॉर्म में है? अमीनो एसिड के फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, एक्चुअल में प्रोटीन जो रहता है वो अमीनो एसिड से ही बनता है। अमीनो एसिड की लंबी चेन जो होती है उसी से प्रोटीन बनेगा। भाई प्रोटीन क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड मिलकर अलग अलग टाइप का प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन बनाता है, अभी अपन डिस्कस किए हैं। तो सीधी सी बात है कि अब जो अमीनो एसिड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, अब वो क्या होगा? वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, अब उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो रहता है वो दो टाइप के मॉलिक्यूल से बनता है। क्या क्या? एक अमीनो ग्रुप, ठीक है, और एक एसिडिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, NHCOH, दो ही तो मेन उसमें ग्रुप होते हैं, एक NH होता है और एक COH होता है, दैट इज एसिडिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो आपको मालूम है एसिडिक ग्रुप जब भी ब्रेक होता है तो एक्चुअल में ये CO2 प्लस H2O में ब्रेक होकर निकल जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन जो अमीनो ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ठीक है, समझ आ रहा है? ये है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। ठीक है, चलो, तो अब ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है ये हमारे बॉडी में हो रहा है ना, ये हमारी बॉडी का ही बता रहा हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो ब्रेक होगा अमीनो और एसिडिक ग्रुप में, अमीनो ग्रुप कन्वर्ट होगा अमोनिया में और ये इधर से निकल गया। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है ये इसको भी हमारी बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि ये वेरी टॉक्सिक होता है, वेरी टॉक्सिक। दो चीज़ ध्यान रखना, अमोनिया को रिमूव करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये हाइटली टॉक्सिक होता है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक मटेरियल होता है। समझ आ रहा बात? एंड इसका जो रिमूवल होता है, इट्स रिमूवल रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी की जरूरत होती है इसको रिमूव करने के लिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया रिमूव करते हैं। ठीक है, वो स्टोर नहीं कर सकते इसको, इसको स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक के। ठीक है,
लेकिन ये हमारे बॉडी में बनेगा क्या? बनेगा, ये हमारे बॉडी में भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा, चाहे हमारे में हो, चाहे मछली में हो, चाहे चूहे बिल्ली में हो, ठीक है, चाहे कीड़े मकोड़े में हो, सभी में सेम प्रोसेस होगा। ये जो मैंने बताया सेम प्रोसेस होगा। ये एक्स्ट्रा ये टूटेगा, ये सारा का सारा जो भी एनिमल है वो सभी में होगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हर किसी में अमीनो एसिड टूटे, किसी किसी में अमीनो एसिड डायरेक्ट रिमूव हो जाता है बॉडी से, किसी किसी में सिर्फ अमोनिया बनता है। अब जैसे कि हमारे बॉडी में अमोनिया बना, तो ये अमोनिया को हम ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है और इसको निकालने के लिए पानी बहुत सारा चाहिए। तो भैया आप ऐसे थोड़ी ना कि बाथरूम में बैठे रहेंगे बस पानी पीते रहेंगे, यूरिन करते रहेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम वाटर को रिटेन करते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वो कम वाटर को यूज़ करती है और वाटर को बहुत समय तक के रिटेन करके रखती है, पानी को रिटेन करके रखता है हमारी बॉडी। बार बार हम वाटर को रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फॉर्म में जो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो और ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो अमोनिया को फिर क्या किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काम होता है लीवर में। इसीलिए अगर लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है तो अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में नहीं हो पाता, इसीलिए बॉडी में अमोनिया जो टॉक्सिक है वो बढ़ते जाता है और अमोनिया जो रहता है वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है, न्यूरल डैमेज करता है बहुत सीवियर तरीके से। तो कई बार अगर इसको फिल्टर नहीं किया गया और लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर यही चीज़ लंबे समय तक चलता रहेगा और अमोनिया को हम किसी तरीके से रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, मेडिसिन के द्वारा, तो फिर अमोनिया ब्रेन सेल्स को डैमेज करता रहेगा। एक समय के बाद पेशेंट कोमा में चले जाएगा, देन उसकी डेथ हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे लीवर डैमेज होने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट वो चैप्टर वाइज अपन पढ़ते जाते हैं। जैसे मैं आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताया कि भाई जितने प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं मेनली कौन बनाता है, लीवर बनाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि लीवर अगर नहीं काम करेगा तो मेन जो एल्ब्यूमिन होता है जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर, तो वो गया, एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो मैंने बताया था ब्लड से फ्लूइड ज़्यादा लीक होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो फ्लूइड ज़्यादा लीक होगा, ब्लड वेसल से बाहर ज़्यादा जाएगा, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा। याद आ रहा है ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये धसकने वाला है लीवर के कारण। तो अब ये जो यूरिया है, यूरिया जो रहता है वो लेस टॉक्सिक होता है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो लेस टॉक्सिक होने के साथ इट्स रिमूवल रिक्वायर लेस वाटर, ठीक है, कम पानी की ज़रूरत होती है इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए। इसीलिए हम पानी लिमिटेड पी करके लिमिटेड यूरिन से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं। समझ आ रहा बात, क्लियर हो रहा है कि हम एक्सक्रीशन क्यों कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का तो पूरा ही टॉपिक है अभी। एक्चुअल में जो आप पूरा किडनी का फंक्शन पढ़ोगे वो मेन तो ऑस्मो रेगुलेशन है। समझ आ रहा है, ये एक्सक्रीशन तो छोटा सा पार्ट है कि भाई किडनी रिमूव कर दिया। और आपको बता दूं यूरिया बनता है तो यूरिया भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। आगे चल के हम देखेंगे यूरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। समझ आ रहा बात, सॉल्ट एंड पीएच बैलेंस में भी ये काम आता है। चलो क्लियर है ये। देन उसके बाद आगे आते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास पानी की बिल्कुल मतलब साधन ही नहीं होता, बहुत कम पानी इनटेक करते हैं। समझ आ रहा बात, क्योंकि वो लोग एडेप्टेड हैं ऐसे लाइफ के लिए जो जिनको कम पानी मिलता है। भाई जैसे ह्यूमंस एडेप्टेड है नॉर्मल लाइफ के लिए, आपको मालूम है ना ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो सबसे अच्छा जो ह्यूमन सोसाइटी बनी है, ठीक है, कोलोनाइजेशन जो हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन समझते हैं ना, ठीक है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे अच्छा डेवलप नदी के किनारे हुआ है। क्यों? पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता है, तो पानी उसको मिल जा रहा है पीने वीने के लिए, है ना समझ आ रहा बात, वहीं नहा भी लिए, उसी उसी पी भी लिए।
और नदी है भाई, रुका थोड़ा रहेगा, तालाब की बात थोड़ा कर रहा हूँ। तो नदी है, वो तो नहाए आगे चला गया पानी, इधर जो आ रहा है उसको पी लिए, तो उधर भी नहा रहा होगा तो सर ठीक है। अब वो जाने भैया, अब क्या करेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है, अपन तो फिल्टर वाला पी रहे हैं अभी। तो अब ये जो नदी है उससे फिर खेती वेती में भी आसानी होती है, समझ आ रहा बात, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प होता था, एक से दूसरे जगह गांव जाना है तो वहीं डाल दिए बोट को, निकल गए, समझ आ रहा, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन ही एक्चुअल में पानी के पास हुआ है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि फैट स्टोर कर सकते हैं अपन, मैं नहीं, मतलब जो कर सकते हैं, है ना, मेरे में तो ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे एनिमल जो कम पानी में जिंदा रहते हैं, क्योंकि भैया वो लोग एडेप्टेड ही है ऐसे लाइफ के लिए, है ना, ऐसी जगह वो लोग रहते थे जहाँ पर उनको पानी कम मिलेगा, तो भाई बॉडी भी अडेप्ट हो जाती है ऐसे जगह के लिए, ठीक है। तो जैसे इंसेक्ट्स हो गए, है ना, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये लोग कई ऐसे जगह पे रहते हैं, या इनका जो मोड ऑफ लाइफ है उसमें कम पानी की ज़रूरत होती है ना। मोड ऑफ लाइफ भी डिपेंड करता है कि वो क्या खाते पीते हैं। तो मोड ऑफ लाइफ या फिर उनका जो एनवायरनमेंट है जहाँ वो लोग एडेप्टेड है रहने के लिए, ये सब के कारण फिर उनका ये सिस्टम भी डेवलप होता है। तो ऐसे एनिमल जो कम पानी इनटेक करते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो रेगिस्तान में रह रहे हो या फिर वो उनका फूड ऐसा है कि उनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है, समझ आ रहा बात। तो कम इनटेक करेंगे तो रिमूवल के लिए ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए यूरिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में। तो यूरिक एसिड जो है, इसको एक तो बहुत ही कम पानी चाहिए और ये वेरी लेस टॉक्सिक होता है, वेरी लेस टॉक्सिक होता है, एंड इट्स रिमूवल रिक्वायर्ड वेरी लेस वाटर, वेरी लेस वाटर, समझ आया, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दुनिया में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करने वाले अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया, ये हो गया ना, हाँ, तो ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं भैया, अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल। और जो यूरिया को एज एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करते हैं उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। और यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं तो यूरिकोटेलिक, समझ आ रहा है भाई ग्रेसी, ठीक है। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ठीक। तो हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स और, हाँ, एम्फीबियंस। कौन सा एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल और मराइन फिशेस और, देखो ये इसका एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यूरिकोटेलिक से आता है। ये तो याद हो जाता है कि भाई हमारे में है ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इंसेक्ट्स, सबसे पहले इंसेक्ट्स ध्यान रखना है, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और क्लियर है। अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल बोनी फिश एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। जितने मैक्सिमम टाइप के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। हर एक एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। और क्या होगा,
एक्वेटिक एम्फीबियंस, देखो एम्फीबियंस का ना ध्यान रखना, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है लाइक फ्रॉग वगैरह, ठीक है, वो सब यूरियोटेलिक है। और जो एक्वेटिक एम्फीबियन मालूम है क्या है होता है, सेलेमेंडर वगैरह जो है ना, सेलेमेंडर वगैरह मालूम है ना, ठीक है, वो सब क्या है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है। हाँ, और क्या होगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स मालूम है क्या, क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशिया इज अ क्लास है ना, आर्थ्रोपोडा का क्लास है जिसमें आपको प्रॉन, है ना, क्रैब, ये सब आ जाएगा। ठीक, देखो यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चलो फटाक से इसको करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मराइन फिश जो रहते हैं, अपन मोस्टली जो मराइन फिश बोलते हैं, तो बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों होते हैं। हैं, दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? मराइन फिश जो होते हैं वो बोनी और कार्टिलेजिनस होते हैं, कि सिर्फ बोनी होते हैं, कि सिर्फ कार्टिलेजिनस होते हैं? दोनों होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो फ्रेश वाटर फिश है वो हमेशा बोनी फिश होता है। चलिए अब देखेंगे कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी है इनका, हटा दूं? ये सब है बुक में ही है एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नया नहीं इसमें एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आता नहीं है। एग्जाम्पल जो है अब लिमिटेड, जितना एनसीईआरटी में उतना ही याद करना है, ज़बरदस्ती का। वैसे तो अगर देखेंगे बेटा तो लिस्ट है, पहले हम लोग इसका कम से कम 20 एग्जाम्पल लिखता था मैं, इसका इसका 10, इसका भी 8-10, ठीक है, लेकिन अभी जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ो। मतलब एग्जाम्पल्स एटलीस्ट आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही करना है, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा बहुत आगे पीछे पढ़ेंगे, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, ऑलरेडी इतना सारा है, कितना बाहर का पढ़ोगे। चलो हो गया। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, भाई हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में क्या रहता है, किडनी, है ना, हमारे पास किडनी है है कि बेच दिए, है ना, हाँ, तो ठीक, ठीक है। तो भाई किसके किसके पास होता है किडनी? सर मेरे पास है, मेरी सहेली के पास है, मेरे घर वालों के पास है। अरे बाबा, कौन कौन से एनिमल के पास होता है? हैं, बोलो ना। लैंड एनिमल्स, बताओ, एनिमल किंगडम पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? मैमल्स होते हैं, और एनिमल किंगडम नहीं पढ़े हो ना? चलो निकालो एनिमल किंगडम का। निकालो निकालो, कॉर्डेट से निकालो, पढ़ते पढ़ते हो नहीं, कॉर्डेट निकालो। हाँ, निकाल लिए? हाँ, पढ़ो अब उसको जल्दी से। हैं, हाँ, ये पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 55 का लास्ट लास्ट में पढ़ो। किसमें मिलेगा? वर्टिब्रेट्स में मिलेगा क्या? किडनी। तो वर्टिब्रेट्स में खाली क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल आएंगे कि एक्वेटिक भी आएगा? विच वर्टिब्रेट इज एक्वेटिक? विच वर्टिब्रेट इज, कौन सा वर्टिब्रेट एक्वेटिक है, बताना बेटा। अरे यार, अब आप अटेंड किए थे क्या बेटा? नहीं, एनिमल किंगडम, अच्छा,
कोई बात नहीं, कौन अटेंड नहीं की थी ना अटेंड? हाँ चलो बताओ, वर्टिब्रेट में एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होंगे? इस बार टेस्ट में दूंगा ना, एनिमल किंगडम। साइक्लोस्टोम्स और कॉर्डेट, हाँ कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। अरे फिश बोलो ना बेटा सीधा, एक एक अलग अलग क्या बोल रहे हो सर? मोंगरी मछली, कतला, रोहू, सार्क ऐसा थोड़ी ना, सारे फिशेस होते हैं एक्वेटिक। कौन सा फिश है जो बाहर निकल के घूमते रहती है, देखियो कभी आप लोग, ठीक है? तो जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो एक्वेटिक है, वो तो मराइन है, ठीक है? देन उसके बाद सारे फिशेस होते हैं, देन उसके बाद एम्फीबिया भी तो होता है, हाँ ठीक है। उसके बाद कुछ रेप्टाइल भी तो होते हैं, लाइक क्रोकोडाइल, एलिगेटर हैं, और टर्टल, टोटॉइस, और कुछ मैमल्स भी होते हैं एक्वेटिक। कौन सा होता है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल तो सबसे बड़ी मछली है क्या सर? नहीं बेटा, वो मैमल्स है। डॉल्फिन, सील, कुछ बर्ड्स भी एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में भी जो रह सकते हैं। कौन सा होता है? पेंगुइन्स, पानी में रहते हैं, मतलब जिंदगी भर नहीं रहते हैं, वो तो एम्फीबियंस भी नहीं रहते हैं जिंदगी भर। समझ आ रहा है? तो कुल मिला करके जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, ऑल हैविंग किडनी। एक ही बार में एग्जांपल याद करो और ख़त्म करो, ठीक? चलो, देन उसके बाद आते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया है, और इसको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे, देख लिए क्या? किसमें पाया जाता है? प्लेटी एलिमेंथस। प्लेटी एलिमेंथस का एग्जाम्पल बताओ। इतना समय? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बेटा आपको 12-15 सेकंड लग रहा है याद करने में। क्या क्या होगा? प्लेटिलिमिन्स को सभी एनिमल्स को फ्लैटवॉर्म ही बोलते हैं। फ्लैटवॉर्म, अरे वो तो दूसरा, प्लेनेरिया, टीनिया, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, है ना, ये सारा एग्जाम। देन उसके बाद तीसरा क्या देखेंगे? और क्या क्या है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, बता बेटा जीतू, नेफ्रीडिया किसमें पाया जाता है? सर मेरे में तो नहीं पाया जाता है, बाकी का मुझे पता नहीं। बता बेटा। हाँ वही अर्थवॉर्म जिसमें पाया जाता है एनालिड्स में। एनेलिडा, एनेलिडा का एग्जाम्पल बताओ भैया। आप बताओ बेटा, मनीष, एनेलिडा का एग्जाम्पल नहीं बताओगे? बताओ। नहीं नहीं सर नहीं बताऊंगा। बता दो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं बताएंगे बता बेटा। ए बेटा पीछे कहाँ देख रहा है? नहीं बताओगे? है बेटा? हाँ नरेश नरेश, अर्थवर्म। और एक एग्जांपल बस बता दे बेटा, तेरे को 5 स्टार दूंगा। लास्ट बेंच में बेटा। ये बेटा बुक मत देख, दिमाग पे देख, दिमाग में, बुक मत देखो, अंदर झांको। याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बता बेटा। है? हाँ हाँ, हीरोडिनेरिया। नहीं आप लोगों का क्या है ना, आप लोगों का इंग्लिश बोलने वाले हैं, आप लोगों का एसेंट जो होता है बोलने का, हीरोडिनेरिया सा, तो अपने को क्या है ना, गांव देहात के आदमी को नहीं समझ आता है ठीक है? तो लीच, अर्थवॉर्म,
नरेश, नरेश नहीं है ना वो, नहरिस है। ऐसा याद रख, मेरे एक दोस्त का नाम नरेश था, है मतलब। तो उसको मैं ऐसे ही नरेश के बदले, वो मेरे साथ तैयारी करता था प्री मेडिकल एग्जाम का, तो मैं उसको कभी, जब हम लोग पढ़े एनिमल किंगडम, तो मैं देखा भाई ये तो नरेश, मैं बोला तू पानी में रहता है बे नरेश, बोला अबे नरेश नहीं है ये नहरिस है, बोला है ठीक है मैं तेरे को नहरिस ही बोलूंगा आज से। चलो देन उसके बाद क्या देखेंगे, मेलपिजियन टिप्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी इंसेक्ट दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है। मेलपिजियन टिप्यूल्स किसमें मिलेगा? इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा। हाँ इंसेक्ट का एग्जाम्पल बता बेटा। अर्थवर्म। मैं उसके बाद क्या है, हाँ एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये किस में पाया जाता है? हाँ क्रस्टेशियंस। व्हाट इज क्रस्टेशियन, अभी बताया था ना क्रस्टेशियंस। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक हाँ बता बेटा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड का नाम बता बेटा। बस हो गया ना सर, और क्या है, ऐश करो, एक एक एग्जांपल दिए हैं। बताओ और, अभी तो बताया था, इधर कहीं लिखा था प्रॉन, क्रैब, ठीक है चलो हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने एनिमल किंगडम में, मैंने आप लोगों को एश एलिमेंथस का भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बताया था, क्या होता है? एच शेप्ड रेनेट सेल, ठीक है वो भी लिखना है तो लिख लो, वैसे मैंने वहाँ पर बहुत सारा बता ही दिया है, ठीक है ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, वहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बताया है। ठीक, हटा दें? मेरा गला थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है ना, नहीं लग रहा है क्या? तो सर्दी हो गया है, सर्दी हो गया सर आपको, कुछ दिख तो नहीं रहा है। मेरे घर वाले मेरे को बहुत डांटते हैं, मम्मी खास तौर पे, बोले आराम कर ले बेटा, आराम कर ले, हैं जब देखो भाग जाते हो। हाँ नहीं, वो सर्दी के कारण नहीं हो रहा था, मतलब सर्दी होने वाली थी इसीलिए कान ब्लॉक हो रहा था। कॉन्सेप्ट बताया हो कि नहीं आप लोगों को? बता चुका हूँ ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तो, कि सर्दी में कान क्यों बंद होता है, या सर्दी होने वाला होता है तो क्यों कान बंद होता है। अभी थोड़ा सा गला भी वो है, तो जाम है। चलो हो गया, बहुत ज़बरदस्त। अभी मौसम चेंज हुआ ना, और पूरा वायरल फैला हुआ है, और कुछ ज़्यादा ही हैवी वर्क हो गया था मेरे से। चलो, तो अपना समय को, कीमती समय को इमरजेंसीज के लिए बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है या कुछ ऐसा इमरजेंसी घर में आता है, तो आपको वो समय देना ही पड़ेगा, लेकिन अनवांटेड समय नहीं देना है, ठीक है हमेशा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा? किडनी एंड पेयर में रहेगा ना, ये किडनी एक ठो नहीं रहेगा, है ना, एक ठो क्या डोनेट करने के लिए रहता है, इसलिए पेयर में ध्यान रखना। दूसरा, पेयर ऑफ यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर कितना रहता है भैया? हाँ वो पेयर में नहीं रहता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कितना रहता है? एक ही होता है। चलो इसको साइड पे करते हैं।
राइट या लेफ्ट, कौन सा किडनी स्लाइटली ऊपर होता है? लिखा है भाई एनसीईआरटी में, मेरा शकल देख रहे हो, बताओ लेफ्ट या राइट? पक्का? क्यों होता है राइट साइड में? सर एक किडनी पैरालिसिस हो गया, इतना मोटा है, डायग्राम बन गया है, ऐसी क्या करोगे आप? ये इसमें यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलो, यहाँ दो वेल्व होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया भैया? किडनी। ये क्या है? यूरिनरी यूरेटर। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में आपको दो स्फिंक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, आउटर और इनर। ये वाला इनर स्फिंक्टर है और ये वाला आउटर स्फिंक्टर, ठीक है। आउटर वाले हमारे कंट्रोल में होता है, इनर वाला नहीं होता है, ठीक है। इनर वाला जो रहता है वो ऑटोमेटिक ओपन होता है। कब होगा? जब ये काफ़ी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो ये इनर वाले काफ़ी प्रेशर देगा, अब ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे तो खुलेगा ही इनर वाला, लेकिन इधर से हम बंद करके रखें। समझ आ रहा है? अब बहुत ज़्यादा ही लोग आ गए तो ये भी ज़बरदस्ती खुलेगा, होता है ना ऐसा? नहीं सर। ठीक है, तो दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, एक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, आउटर को अपने विल से होता है और वो अपने विल से नहीं कंट्रोल होता है, ठीक है। चलो, किडनी जो है, किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये तो डॉट डॉट हो ही नहीं रहा, लकीर ही आ गया पूरा, कोई बात नहीं। ये जो पार्ट है कॉर्टेक्स, यहाँ बनाते हैं, ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स, और ये जो पार्ट है ये मेड्यूला, ठीक है। बट ये कैसा रहता है देखेंगे, पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है बेटा इसमें। इसको देखता हूँ तो जैसे गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं ना पर, वैसा टाइप का थोड़ा सा शेप लगता है। अरे भाई मैं नास्तिक नहीं हूँ, कैसी बातें करते हो सर, मैं बहुत मानता हूँ भगवान को। ठीक है, ये दिख रहा है पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको ऐसा? चलो, अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप कि ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा। और ये वाला हिस्सा क्या है? ये मेडुला है। तो ये मेडुलरी पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। क्योंकि मेडुला जो होता है वो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर में कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब है कि वो उसी हिस्से में रहता है जितना हिस्सा पिरामिड शेप का होता है, ठीक है।
तो पिरामिड शेप के बीच में, दो पिरामिड के बीच में आपको अगर कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये मैं ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूँ, दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, जो डॉट डॉट बना रहा हूँ ये कॉर्टेक्स है, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब ये कॉर्टेक्स जो है दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी घुसा पड़ा है, दिख रहा है ऐसा? ये देखो ऐसा, इसका मतलब है कि कॉर्टेक्स दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी एक्सटेंडेड रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो कॉर्टेक्स का हिस्सा, वो कॉर्टिकल रीजन जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या रहता है बेटा, अंदर है ना, घुसा हुआ है, या अंदर है, सिचुएटेड है, या एक्सटेंडेड है। ठीक, तो क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? रीनल कॉलम ऑफ, ये वर्ड ध्यान रखना, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ध्यान रखेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है? दे आर द, हाँ, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड्स इनटू इनटू इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। क्लियर है बात इतना? ठीक है, या फिर दूसरा तरीके से क्या पूछेगा कि भैया दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में किसका पार्ट प्रेजेंट होता है, मेडुला होता है या फिर कॉर्टेक्स होता है? समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो हो गया। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसा ब्रॉड एक फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा। ये तो एंट्री है, किसकी एंट्री है, किसकी एंट्री है? ये क्या है? यूरेटर की एंट्री है। तो ये क्या चीज है? ये पेल्विस रीजन है। देखो पेल्विस एक्चुअल में ब्रॉड एरिया को बोला जाता है, ऐसा जैसे हमारे में भी पेल्विस होता है ना, एक्चुअल में ब्रॉड होता है, इसलिए उसका ऐसा फैला हुआ रहता है, इसलिए पेल्विस बोला जाता है। ये सारा वर्ड एक्चुअल में डिराइव होता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अंग्रेज लोग पेल्विस वर्ड, बहुत सारे हमारे में भी पेल्विस होता है। कहाँ होता है? पेल्विस बोन होता है। आप देखोगे पेल्विस बोन को कभी देखो ऐसा फैला हुआ रहता है, एकदम चपटा ऐसा फैला हुआ। तो वैसे ही ब्रॉड ऐसा फैला हुआ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेल्विस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। डायग्राम को अच्छे से समझो क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आता है आजकल, बहुत इजी आता है। रीनल पेल्विस क्लियर है? चलो, अब रीनल पेल्विस अगर अपन इसका अगर एक छोटा सा डायग्राम देखें किडनी का, तो एक डिप्रेशन होता है ऐसा, ये डिप्रेशन दिख रहा है, इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? हाइलम। इस डिप्रेशन को हाइलम बोलते हैं, और इसी डिप्रेशन से ही यूरेटर बाहर निकल रहा है। समझ आ रहा है ना? हाइलम में ही क्या निकल रहा है? यूरेटर। साथ साथ में बहुत जो भी चीजें अंदर बाहर होनी है वो इसी रीजन से होगा। जो भी चीजें अंदर बाहर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे अब आर्टरी, वेन है ना, आर्टरी या वेन अगर जाना है तो इसी जगह से आना जाना करेगा। ठीक है, आर्टरी या वेन आना जाना करेगा तो इसी रीजन से करेगा। ठीक है, आर्टरी अंदर घुसेगी, वेन बाहर निकलेगा, यूरेटर अंदर जाएगा, नर्व्स अंदर जाएंगे, नर्व्स बाहर निकलेंगे। नर्व्स समझते हो ना? ये नर्व्स नहीं, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। एक्चुअल में एक्सॉन के बंडल को ही नर्व बोला जाता है, बट नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो अच्छे से और क्लियर होगा, यहाँ पर बेसिक तरीके से समझना है। ठीक है, तो नर्व, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और हमारा यूरेटर, ये सारी चीज़ें हाइलम से ही अंदर बाहर होती हैं। क्लियर है? तो हाइलम वो रीजन है जो किडनी के अंदर या बाहर जाने का जो रास्ता प्रोवाइड कराता है। क्लियर है इतना? ठीक, चलो, तो स्ट्रक्चरल, अच्छा जो सेल है, मैं जिससे पूछूंगा ही बताएंगे। जो सेल है किडनी का है ना मेन, उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना बेटा। जैसे बेटा स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, सेल है ब्रेन का, उसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं।
किडनी लीवर का है तो हेपेटोसाइड बोलते हैं, लंग का समझ आ रहा बात। वैसे ही किडनी का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? कितना गलत तरीके से पढ़ते हो। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है, सेल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वो स्ट्रक्चरल यूनिट है बट दे आर नॉट अ सेल। मैं जानबूझ के पूछता हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखो आगे चल के, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर क्या होता है? पॉलीगोनल सेल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स। पॉलीगोनल सेल जो होता है हेपेटिक लोब्यूल्स, उसके अंदर उसका सेल है हेपेटोसाइट। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग कोई सेल नहीं है, एल्विलाई है, मेन एल्विलाई से बना है, समझ। एल्विलाई के स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वैमस सेल्स पाए जाते हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज न्यूरॉन्स, वो एक सेल है, समझ आ रहा है। तो वैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। बट नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, बट वो सेल नहीं है। वो तो भैया एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बना है, अलग अलग टाइप के टिश्यू से बना है। क्लियर हो रहा है बात? ये यहाँ कहना, सेल बहुत सारे होते हैं बेटा। स्क्वैमस सेल होता है, क्यूबोइडल सेल होता है, पोडोसाइट्स होते हैं, समझ आ रहा बात। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, बहुत सारे होते हैं। स्ट्रक्चर टिश्यू से मिलके बनता है ना बेटा, मैंने टिश्यू नहीं बोला है, स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। चलो क्लियर है इतना। अब यहां पर अगर आप देख सकते हो बेटा, कुछ ऐसा प्रोजेक्शंस दिख रहा है यहां पर, ऐसा प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शंस दिख रहा है, ये ऐसा निकला हुआ हिस्सा ऐसा है ना, ये प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? रीनल कैलिक्स। कैलिसेस और कैलिक्स, ठीक है, रीनल कैलिसेस और कैलिक्स, ठीक। रीनल कैलिसेस और कैलिक्स एक प्रोजेक्शन है पेल्विस में, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये मैंने ऐसा करके व्हाइट में ऐसा दिखाया है, जो ये ऐसा प्रोजेक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैलिसेस और कैलिक्स। क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जो मेडुलरी पिरामिड का जो प्रोजेक्शन है पेल्विस के तरफ, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ मेडुलरी पिरामिड टुवर्ड्स पेल्विस क्या बोलते हैं? रीनल कैलिसेस या कैलिक्स, ठीक है। और अगर हम देखें कि प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला, प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। समझ आ रहा बात कि नहीं? हाँ, तो ऐसे दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। चलो हो गया। देन अब इसके बाद क्या देखिए, हाँ नेफ्रॉन, सीधा आते हैं नेफ्रॉन में। हटा दूं? अच्छा, इसका पोजीशन कहाँ होता है किडनी का? यहाँ होता है कि यहाँ होता है कि यहाँ होता है? डोर्सोलेटरल साइड में होता है, ठीक है। इसका पोजीशन अगर आप देखोगे, थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसके हिसाब से लिया जाता है। तो ये सारा जो एनसीईआरटी का ये डेटा है बेटा, आपको याद रखना है। पोजीशन राइट ऊपर होता है कि लेफ्ट ऊपर होता है, इसका पोजीशन क्या है, इसका कलर क्या है, कितने मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, ये सारा याद करने वाला डेटा है, आपको याद करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बताओ भैया पोजीशन क्या है? डॉर्सो वेंट्रल और कौन सा वर्टिब्रा से लेकर के कौन सा वर्टिब्रा? थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक से लेकर के
L3 लंबार, ऐसे शॉर्ट में आता है ना, T12 L3, समझ आ रहा है? तो थोरेसिक वर्टिब्रा कहाँ खत्म होता है? जहाँ पर हमारा रिप्स, लास्ट वाला जो रिप्स है ना, जहाँ पर ज्वाइन करता है, वो 12th वर्टिब्रा है। उसके बाद जो कमर है, जो बेंड होता है, वो लंबार वर्टिब्रा है। 5 लंबार वर्टिब्रा होता है, उसमें से थर्ड तक के एक्सटेंड होता है किडनी। तो कुल मिलाकर ये वाले हिस्से में, ठीक है। चलो देन उसके बाद देखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है भाई? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। चलो अब देखते हैं पार्ट इसका। नेफ्रॉन जो है वो दो तरीके से होता है। पहले देखेंगे किडनी में ये कहाँ पर कैसे रहता है। तो ये ऐसा रहता है ना, तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। तो इधर देखेंगे बेटा, तो जैसे ये मेडुलरी पिरामिड है, तो मैं इस मेडुलरी पिरामिड को यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? क्या है? मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, ये एक मेडुलरी पिरामिड है। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं नेफ्रॉन का पोजीशन कैसा रहता है। यहाँ पर मैंने दो टाइप का नेफ्रॉन बताया है, ठीक है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर बाकी इस पे आएंगे। तो नेफ्रॉन में है ना, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ अभी समझाने के लिए सिर्फ। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, फिर डिटेल में अच्छे से बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का क्या मिलेगा आपको? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? लूप ऑफ हेनलेस। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन ये मिलेगा कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक है। बाकी इसको अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स।
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। बताओ जी। ये दोनों जो डायग्राम है इसमें आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? पार्ट्स मैंने बता दिया है, अब आपको बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है। बोलना बेटा, गलत ही बोलोगे ना उससे ज्यादा क्या होगा। आप बताओ बेटा। हाँ, आप बताओ। बताओ बेटा। बोलो, आप बताओ। अरे भाई क्या अंतर समझ आ रहा है? आप बताओ बेटा। साइज मैटर्स सर। बताओ बेटा। इसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा नीचे तक के है और इसका कम नीचे तक के है, मतलब सुपरफिशियल है, ज्यादा डीप नहीं है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए दो टाइप का नेफ्रॉन होता है। एक ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले जो मेडुला के डीप नीचे तक के जाता है, और एक ज़्यादा नीचे तक नहीं आता, ऊपर ऊपर रहता है। इन दोनों में लेकिन एक सिमिलैरिटी है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है भैया? बोमेंस कैप्सूल बाहर है। ये कौन से हिस्से में है? ये कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मेडुलरी पिरामिड है, इसके ऊपर पूरा क्या मिलेगा? यहाँ तक पूरा आजू बाजू क्या मिलेगा? ये कॉर्टेक्स है। तो ये बोमेंस कैप्सूल कहाँ पर है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को? कहाँ पर है ये बोमेंस कैप्सूल? कॉर्टेक्स में। मैंने बताया था ये क्या है? पीसीटी कहाँ पर है? कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले मेडुला, इसका मेडुला में, इसका इसका भी मेडुला में। और डीसीटी, डीसीटी कॉर्टेक्स में, इसका भी डीसीटी कॉर्टेक्स में है। कलेक्टिंग डक्ट कितना सारा है कॉर्टेक्स में? थोड़ा सा। कलेक्टिंग डक्ट देखो, वो कलेक्टिंग डक्ट है, लेकिन मैक्सिमम कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है? मेडुला में। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कौन कौन सा मेडुला में होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बनना चाहिए आप लोगों से, इसको रटना नहीं है। डायग्राम से समझ आ गया ना? तो सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट रहता है नेफ्रॉन का मेडुला में? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो कहाँ रहेगा? कॉर्टेक्स में रहेगा। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ से दो चीज निकल के आता है कि भैया नेफ्रॉन दो टाइप का है। एक ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा है और वो डीप इनटू द मेडुला है, और एक ऐसा कॉर्टेक्स जिसका लूप ऑफ हेनली शॉर्ट है, छोटा है लूप ऑफ हेनली, और जो कि मेडुला के डीप तक नहीं होता। अब लंबा ही नहीं है तो कहाँ से नीचे जाएगा? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो हटा दूं इसको। तो यहाँ से हमारे पास नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप का आ गया, है ना? नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप का आ गया। एक होता है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अभी हम नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं, बाद में देखेंगे। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है कि भाई जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, उसका डायग्राम बस देख लो, समझ आ जाएगा। ये ऐसा,
और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो रहता है वो तो इसका जो लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली इज शॉर्ट, इसका लूप ऑफ हेनली लॉन्ग एंड डीप इनटू मेडुला, डीप इनटू मेडुला, ठीक है। 85% this type of nephrons इन किडनी, हमारा जो किडनी होता है उसमें 85% इसी टाइप का नेफ्रॉन होता है और 15% बस दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो इसका मेन काम क्या होता है? हाँ बेटा, डाइल्यूट फिल्ट्रेशन कि कंसंट्रेट फिल्ट्रेशन? दोनों कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। नेफ्रॉन का मतलब ही है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, पानी को रिस्टोर करना बॉडी में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेट करता है, हाई अमाउंट में जो कंसंट्रेट करता है यूरिन को या फिल्ट्रेशन को, वो जक्स्टामेडुलरी होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? नेफ्रॉन का काम ही है कि क्या करना, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। चलो तो they work normally, they work in नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन समझते हो भाई? जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत है, पानी पी लिए, काफ़ी देर हो जाएगा तो यूरिन करेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर आपको 5-5, 6-6 घंटे तक के बैठा के रखें और पानी वानी ना दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही काम करेगा, और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, बट ये हरकत में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब बॉडी में सीवियर पानी की कमी रहेगी तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो वर्क करेगा। समझ आया? तो दे वर्क इन वाटर डेफिशिट कंडीशन, ठीक है। लिखेंगे इसमें अब एक एक चीज, चलो लिखते जाओ। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लिखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क हो गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट जक्स्टामेडुलरी में लिखेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज नॉट वेल डेवलप्ड, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज नॉट वेल डेवलप्ड। Peritubular capillary network is not well developed in juxtamedullary nephron. हो गया?
देन नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट, वासा रेक्टा एब्सेंट और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा प्रेजेंट। हो गया। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लिखेंगे एक और पॉइंट, जे जी ए एपरेटस प्रेजेंट या जे जी ए कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट। जे जी ए समझते हो? ठीक है। हो गया, हटा दें। इधर देखेंगे जो डायग्राम बना रहा हूं, चलो ये क्या चीज है? बोमेन्स कैप्सूल। यहां पर एंटर कर रहा है, क्या आएगा? अफ्रेंट, अफ्रेंट है या इफ्रेंट है? अफ्रेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है? अफ्रेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। ये क्या है? इफ्रेंट आर्ट्रियोल। व्हाट इज अफ्रेंट आर्ट्रियोल? बताओ क्या ला रहा है? कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। कहाँ से लाता है ये ब्लड? ये जो ब्लड है ये आ कहाँ से रहा है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, सारे बॉडी पार्ट से आ रहा है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डबल सर्कुलेशन में, अगर आपको याद होगा तो। याद आ रहा है? ऐसा लाइन डायग्राम बताया था। बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड वेसल निकलेगा वो कहाँ जाएगा? हार्ट से, फिर लंग से, फिर हार्ट से, फिर बॉडी पार्ट से। जब हार्ट में जाना है तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कैसे जाएगा? तो हार्ट से जाएगा तो कौन से ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा? और अगर वो हार्ट से जाएगा तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है
तो एक ही ब्लड वेसल लेके जाता है लंग्स के तरफ, एक ही ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हार्ट से, वो है पल्मोनरी आर्टरी, और वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में जाता है। तो अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अगर ये हार्ट से आ रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड कैसे होगा? क्योंकि हार्ट से जो भी ब्लड वेसल निकल रहा है ऑल आर आर्टरी, ये जो निकल रहा है ना आर्टरी है ना, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये अंदर घुस रहा है और ये बाहर निकल रहा है, तो ये भी आर्टरी है। याद आ रहा है क्या? हार्ट से निकलने वाला ब्लड वेसल आर्टरी होती है, बट वो डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट इसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब बताओ। ठीक है, वो तो मैं बता दिया, हार्ट से ब्लड आ रहा है, तो ये ब्लड वेसल जो ये है क्या चीज? ये अफरेंट आर्ट्रियोल क्या चीज है? हाँ बेटा, पोलर सिस्टम, पोर्टल सिस्टम यहाँ हमारे में किडनी में नहीं होता बेटा। हमारे में पोर्टल सिस्टम दो ही जगह पाया जाता है, एक आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, एक ब्रेन में पाया जाता है और एक हमारे एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बीच में पाया जाता है, बस। ठीक है, ये दूसरे जानवरों में रहता है। हाँ बताओ। हाँ, ये अफरेंट आर्ट्रियोल क्या चीज़ है? बोलो। वो तो मैं बताया हूँ। वो सर आप क्यों बताए, हम तो बताने वाले थे। हाँ बेटा, तो ये है क्या चीज? अफरेंट आर्ट्रियोल क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, आर्टरी है, एओर्टा से आएगा। क्या आएगा? हार्ट से निकला, हर एक ऑर्गन के लिए एक आर्टरी होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी में भी आर्टरी अंदर जाएगी, याद आ रहा है? ये क्या जा रहा है भैया, ये क्या आ रहा है? ये आर्टरी आ रही है, आरती आ रही है? नहीं सर, वो दूसरे कोचिंग में। चलो, तो ये आर्टरी आ रही है ना, ये कौन सी आर्टरी है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी अंदर जाएगी। सर वो जाएगा नहीं हो सकता क्या? सर वही वही मैं सोच रहा था। तो ये जो रीनल आर्टरी है इसकी बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, इमेजिन करते जाओ, ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी जो होती है माइनर आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होती है ना, फिर वो और स्मॉल आर्ट्रियोल्स में, देन अल्टीमेटली वो कैपिलरी में कन्वर्ट होता है। तो ये एक टाइप का कैपिलरी नेटवर्क होता है। आर्ट्रियोल है ये एकदम फाइन आर्टरी का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये जो रीनल आर्टरी है इसका एक ब्रांच, इधर आगे देखते जाओ, जैसे इसका एक ब्रांच जो होगा वही आगे चल के आर्ट्रियोल बनाएगा। समझ आया? तो ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? फ्रॉम ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। समझ आया? तो ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा? अधिकतर लोगों के दिमाग में डीऑक्सीजनेटेड क्यों आता है? क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट लेके आता है। समझ आ रहा है? लेकिन कहाँ लिखा है कि वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है? और कायदे से वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो किडनी का मेन काम क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जहाँ होगा जरूरी है क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी घुसा पड़ा होगा वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उस ब्लड को, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाइट्रोजनस वेस्ट तो भैया कहीं भी हो सकता है। अच्छा, आपके हार्ट में जो ब्लड जाता है क्या उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? लंग्स में जो ब्लड जाता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? पूरे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट घूमते रहता है। समझ आ रहा है? ठीक है।
तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता कहाँ से है? लीवर से, भी तो बताया था थोड़ी देर पहले, लीवर से बनता है। लीवर से बना तो जो भी चीज लीवर में बनेगा ब्लड में आएगा, तो वो लीवर से जो ब्लड बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लीवर से भाई कोई भी ऑर्गेन से ब्लड बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे? वेन। तो लीवर का वेन जो है, हेपेटिक वेन, सबसे ज्यादा यूरिया उसी में होगा। भाई समझ आ रहा है क्यों? फैक्ट्री है ना वो, यूरिया की फैक्ट्री है। तो यूरिया की फैक्ट्री से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसी में सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। समझ आया? तो अब मुझे बताओ कि पल्मोनरी वेन में सब हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, या फिर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी या अफरेंट आर्टरियोल में सबसे ज्यादा यूरिया होगा? जल्दी बताओ। हेपेटिक, ये तो फिल्टर के लिए आ रहा है ना, यूरिया फिल्टर होगा, तो इसमें क्यों ज्यादा नहीं है? हाँ सर, बात तो सही है, आना तो चाहिए ज्यादा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्योंकि बॉडी पार्ट में आता है लीवर भी, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीवर है, हाँ, लीवर से वेन निकलेगा, बोलो निकलेगा। ये क्या है? हेपेटिक वेन, शॉर्ट में बता रहा हूँ, हेपेटिक वेन है। तो फैक्ट्री से बन के निकला क्या? यूरिया। तो कहाँ पर आएगा? हेपेटिक वेन में आएगा। और किसी भी ऑर्गेन से वेन जब निकलता है, पोर्टल वेन को छोड़ के, किसी भी ऑर्गेन से जब वेन निकलता है तो अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहिए उसको? अभी तो बताया था, बॉडी पार्ट से वेन निकलेगा तो कहाँ जाएगा? हार्ट में। तो वैसे ही लीवर से वेन निकलेगा तो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो हार्ट में गया ढेर सारा यूरिया गया। समझ आ रहा है? अब हार्ट इसको पंप कर देगा, पंप करके पूरे बॉडी पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो किडनी में ब्लड वेसल जा रहा है सबसे ज़्यादा यूरिया उसमें होगा, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। तो जितना किडनी में जा रहा है, ठीक है, मतलब किडनी में जो गया है वो इक्वली ब्रेन में भी गया है, लंग्स में भी गया है ना, मसल्स में भी गया है, इंटेस्टाइन में भी गया, सब जगह घूम रहा है। समझ आया? इसीलिए हमारे बॉडी में कुछ अमाउंट में 25 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड जो रहता है वो यूरिया पाया जाता है ब्लड में, इन कॉमन, इन जनरल। समझ आया? तो ये जो यूरिया निकला सबसे ज्यादा हार्ट में गया, हार्ट उसको पंप कर दिया पूरे बॉडी पार्ट्स में इंक्लूडिंग किडनी, इंक्लूडिंग किडनी। लेकिन सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे बॉडी में जितना भी ब्लड सप्लाई होता है उसका करीब करीब 1/5 ब्लड सप्लाई केवल किडनी में होता है। समझ आ रहा है? तो अगर आपसे, क्योंकि ये सारा डेटा है इसमें, है ना, तो आपको समझना है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया मान के चलो कि हार्ट से 100 मिलीग्राम आपका, हार्ट से 100 मिलीग्राम यूरिया बाहर निकल रहा है, तो किडनी में कितना मिलीग्राम पहुंचेगा? 20, क्योंकि 1/5 ब्लड सप्लाई होता है ना। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, आपसे कुछ और पूछ रहे हैं। समझ आ रहा है? चलो, तो ये जो ब्लड वेसल है बेटा, ये कौन सा ब्लड वेसल है? इट इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो एक्चुअल में ये क्या? आर्टेरियल ब्लड है। तो क्या ये ऑक्सीजनेटेड है? भैया किडनी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए जीने खाने के लिए, तो उसको भी तो कार्बन, ऐसा थोड़ी ना वेस्ट निकाल रहा है तो उसको वेस्ट ही दे दो, तो यही रख, कचरा ही रख तू, उसी काम का, ऐसा नहीं है ना। चलो क्लियर है ये? तो ये ऑक्सीजनेटेड होगा ना? हाँ होगा, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है, दैट इज यूरिया, जिसको हमको रिमूव करना है। तो अब ये गया कहाँ पर? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो आर्ट्रियोल इज द फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टरी, आर्टरी की एकदम पतली ब्रांच होती है, फिर यहाँ से कैपिलरी नेटवर्क बनता है। समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ से कैपिलरी नेटवर्क बनता है कि नहीं समझ आ रहा? जैसे जो बड़ी सी पानी की टंकी होती है ना, आप लोगों के कॉलोनी वगैरह में देखे होंगे, मोहल्ले में, गांव में, ठीक है, वहाँ से एक मोटी सी पाइपलाइन नीचे आती है, तो उसकी सबसे फाइनेस्ट ब्रांच आपके घरों में सप्लाई होती है, जो 0.75 इंच का होता है। समझ आ रहा है?
ठीक है, एकदम पतली सी ब्रांच, आपके घरों में सप्लाई हो। वैसे ही सबसे फाइनेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टरी इज आर्ट्रियोल, देन वहां से कैपिलरी में कन्वर्जन होता है। तो ये आर्ट्रियोल आया, दैट इज द ब्रांच ऑफ आर्टरी, रीनल आर्टरी। अब ये आया बेटा यहाँ पर एक पतला कैपिलरी का ब्रांच बनाया, तो ये ब्रांच ऑफ दैट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसीलिए इसको टफ्ट ऑफ कैपिलरी बोलते हैं, नोन एज है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड लेके बाहर निकला, इफ्रेंट आर्ट्रियोल, इफ्रेंट जो आर्ट्रियोल होता है वो अब कहाँ जाएगा, ऐसे लटका तो नहीं रहेगा, खून टपक रहा है सर क्या उससे, ये जो ब्लड लेकर के कहाँ जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहाँ जाएगा, चलो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना देते हैं आप लोगों के डिमांड पे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। व्हाट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इट इज सो कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, व्हाई इट इज सो कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये जा कहाँ रहा है बाबा, ये जा कहाँ रहा है भैया, कोई भी ऑर्गेन को आर्टरी की सप्लाई होती है, आर्टरी माइनर आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होगा, देन कैपिलरी में, देन कैपिलरी जो रहता है वो वेन में कन्वर्ट होगा, वेन्यूल में कन्वर्ट होगा, वेन्यूल से वेन में जाएगा, फिर वो वेन इकट्ठा होगी, छोटी छोटी वेन पूरे ऑर्गेन से इकट्ठा होगी और फिर वो बाहर निकलेगा किडनी के। तो ये जो जा रहा है कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स ब्रांच ऑफ रीनल वेन, समझ आया। अब रीनल वेन क्या होगा, मैं इसको मिटाया नहीं हूँ, अब ये क्या होगा, इसको अलग कलर से बना देते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये बाहर निकल जाएगा, बोलो, ये रीनल वेन, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्यों बोलते हैं, पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब सराउंडिंग, ट्यूब्युलर का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, दे आर ट्यूब्युलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो दे आर सराउंडिंग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्या है ये, कैपिलरी, इट इज, समझ आया। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके सराउंडिंग में है, ये कैपिलरी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स के, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। समझ आ रहा है भैया, इंग्लिश समझ आ रहा है आप लोगों को, हो गया। वासा रेक्टा नहीं देखे हैं अभी अपन, वासा रेक्टा इज डिफरेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नेफ्रॉन होता है उसमें क्या पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन कौन सा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपको क्या मिलेगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। वासा रेक्टा आपको कहाँ मिलेगा, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, है ना। तो हम लोग जो नेफ्रॉन पढ़ते हैं एक्चुअल में वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही पढ़ते हैं। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो रहता है वो आपको यूरिन कंसंट्रेशन के समय मिलेगा, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेशन के समय आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी इन जनरल अगर देखेंगे तो यही वाला नेफ्रॉन हमारे किडनी में 80 to 85% पाया जाता है, ठीक है। तो स्टडी इसी की होती है। क्लियर हो गया बात इतना, है ना, समझते चलो। व्हाट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, क्यों होता है ये इधर से भी तो निकल जाता है ऐसे, इसके ऐसे ऐसे काहे उसको लपेट के निकल रहा, आगे आएगा क्यों करता है ऐसा, उसके पीछे रीजन है। तो अब मुझे समझ आया बात। अब यहाँ पर एक और चीज देखेंगे बेटा, अगर आप अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर देखोगे
और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर देखोगे तो बहुत अंतर है। इसका जो डायमीटर है वो काफी, डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर, और इसका डायमीटर कम है इन कंपैरिजन टू अफरेंट आर्ट्रियोल। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बाबा, डायमीटर मतलब क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस आएगा, है ना? डायमीटर समझते हो ना? क्या होता है डायमीटर? 2r। यही तो होता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, समझ नहीं पाया सर, आप फिजिक्स विजिक्स डाल देते हो बीच में, है ना? तो भैया अगर अपन देखें कि एक, अच्छा, आप लोगों के घरों में जो पानी की सप्लाई होती है उसका सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? जो पानी की टंकी से जो मोटा सा पाइप नीचे आता है वो आपके घर में जाता है? नहीं जाता बाबा, वो नहीं जाता है। इतने मोटे पाइप को फिर थोड़े से कम डायमीटर में कनेक्ट किया जाता है, फिर एक गली में वो गया, फिर दूसरे गली में जाने के थोड़ा सा और, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका डायमीटर को कम किया जाता है। हाँ, तो जैसे जैसे वो दूरी जाते जाएगा, टंकी से दूरी बढ़ते जाएगी पाइपलाइन की, वो पाइप आपका पतला होते जाता है, फिर अल्टीमेटली आपके घर के पास में, आपका जो घर होता है उसमें एकदम पतला सा पाइप की सप्लाई दी जाती है। कारण क्या है? ताकि प्रेशर से पानी की सप्लाई हो सके। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे एरिया कम होते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे एरिया कम होते जाता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। इसीलिए किसी मोटर की जरूरत नहीं होती है पानी की टंकी से, मतलब पानी की टंकी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, लेकिन बिना मोटर के आपके घर तक पानी आ रहा हो भी अच्छे फोर्स के साथ, तो डायमीटर रेड्यूस करते जाते हैं। डायमीटर रेड्यूस कर, एरिया, सरफेस एरिया रेड्यूस करते जाएंगे पाइपलाइन का, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया, देखो कितना फिजिक्स लगता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, आने वाला पाइपलाइन काफी मोटा है लेकिन जाने वाला पतला कर दिया गया है, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ जा नहीं पा रहा है। तो भाई आ तो रहा है ठीक, लेकिन जाने के समय रुक रहा है। समझ आ रहा है बात? तो प्रेशर एक्सर्ट यहाँ पर होता है, इसीलिए फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर, जिसको हम आगे देखेंगे। क्लियर है बात इतना? तो अपन क्या देख लिए? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। चलो, अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, ये दोनों एक यूनिट के जैसे काम करते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मेलपीजियन स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, मेलपीजियन कॉर्पसन, मेलपीजियन बॉडी होता है ना? क्या होता है? मेलपीजियन टिब्यूल्स होता है। क्या होता है? दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, देखो फर्स्ट पेज देखो, किसका होता है? इंसेक्ट्स का। आर्थ्रोपोड में पाया जाता है मेलपीजियन टिब्यूल, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स। ये क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मेलपीजियन कॉर्पसस आर प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन इंसेक्ट, या खट से गया, तो खट से गया 5 नंबर। तो जो सेम सेम सिमिलर सिमिलर वर्ड होते हैं उसमें बहुत ध्यान रखना। वैसे पूरे साल भर में मैं बार बार बताते रहूंगा मेलपीजियन इधर है उधर है। ठीक है, क्या हो गया, क्यों कुछ चक्कर है उसको ऐसे, क्यों ऐसे कर रही हो बेटा? चलो, हो गया बेटा? क्लियर है? समझ आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। चलो, अब आते हैं पीसीटी में। ट्यूबुलर पार्ट में देखेंगे तो पीसीटी काफी लंबा होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया। तो इसका अगर आप डायमीटर देखोगे पीसीटी का तो काफी ब्रॉड है, ठीक।
और उसके बाद अगर डायमीटर देखोगे तो कम होते जा रहा है, फिर उसके बाद बढ़ जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक पोडोसाइट। ठीक है, एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक पोडोसाइट। तो ये जो पोडोसाइट होता है, ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। पोडोसाइट के बीच बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ये पोडोसाइट है, इसको मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे ये पोडोसाइट है, दिख रहा है बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर बताया हूँ, कप शेप्ड। तो ये पोडोसाइट के बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है? स्लिट पोर्स, स्लिट पोर्स। ठीक है, क्या दिख रहा है? स्लिट पोर्स। ये फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे छेद के जैसा। लेकिन इसके ऊपर से अगर आप देखोगे बेटा, आपको ऐसा स्क्वैमस एपिथेलियम दिखेगा। और हम लोगों ने देखा है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज नेसेसरी फॉर डिफ्यूजन, कोई भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि ये काफ़ी पतला सा लेयर होता है जो चीज़ों को आने जाने देता है ना? ठीक है। और पोडोसाइट थोड़े बड़े सेल्स होते हैं, बट बीच बीच में छेद बना के रखता है। अब वो कारण है इसका, पोडोसाइट्स थोड़े ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बीच में छेद होता है। इससे ये क्या करते हैं बेटा कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको अंदर नहीं घुसने देता, वरना नेफ्रॉन्स खराब हो जाएंगे। समझ आ रहा है? बड़े बड़े अगर पार्टिकल आ भी गया तो उसको अंदर नहीं जाने देता। तो एकदम पतला सा छोटा छोटा ऐसा एक स्लिट पोर्स क्रिएट होता है। इस पोर्स से ही सारा फिल्टर्ड मटेरियल क्या जाता है वो आगे देखेंगे, वो पूरा अंदर ऐसा ट्रांसफर होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम लोगों ने बोमेंस कैप्सूल में दो टाइप का सेल्स देख लिया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा पोडोसाइट। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेलपीजियन जो कॉर्पसल है, इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की कितनी लेयर है? ओवरऑल देखोगे तो कितनी लेयर दिखने को मिलेगी? ब्लड अगर फिल्टर होके आ रहा है तो कितने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को वो क्रॉस करेगा? जल्दी बताओ। हाँ, दो। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को कितना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को क्रॉस करेगा? यहां से ब्लड फिल्टर होके यहां आ रहा है, कितना? एक, दो, सर तीन 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 तीन, पांच। चलो, तो देखो सबसे पहली बात कि इसमें कैपिलरी है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, कैपिलरी में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो ब्लड जब फिल्टर होगा कैपिलरी से, तो पहले वो कैपिलरी का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को क्रॉस करेगा, फिर आएगा वोमेन्स कैप्सूल को क्रॉस करने के, तो उसमें आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। तो दो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को क्रॉस करता है, एक पोडोसाइट की लेयर को क्रॉस करता है। समझ आ गया बात? क्लियर? इमेजिन कर पा रहे हो ना? ब्लड आ रहा है ऐसा, फिर वोमेन्स कैप्सूल ऐसा है, आजा, तो ब्लड आया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को क्रॉस किया, ब्लड वेसल से बाहर निकला, फिर आया पोडोसाइट और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अंदर पोडोसाइट, बीच बीच में छेद है, घुस गया अंदर, ये पोडोसाइट है। ठीक है, समझ आ रहा बात? अब बीच बीच में चला गया, इसके ऊपर आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ आ रहा है बाबा? इमेजिन कर रहे थे क्या? चलो, क्लियर है? चलो, अब बाकी का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको पूरा डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? चलो, थैंक यू वेरी मच।